हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। ये पार्ट 1 है जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक्स स्टडी करने हैं। पहला टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस। इस टॉपिक को हम थ्रू सम एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सेकेंड है फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए, क्लास 11th में आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम कुछ कैटेगराइजेशन करेंगे उन फंक्शन का कि फंक्शन जो है 1 हो सकते हैं, मैनी वन हो सकते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 है तो वो ऑन टू भी हो सकता है, इन टू हो सकता है, यानी कि 1 ऑन टू हो सकता है या फिर 1 इन टू हो सकता है। इसी तरीके से कोई फंक्शन जो है अगर मैनी वन है वो तो वो मैनी वन ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इन टू हो सकता है। ये सेकंड टॉपिक है जो हमने इस वीडियो में कवर करना है। थर्ड टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब हमें कंपोजिट फंक्शंस फ्रेम करने हैं और फिर उनको स्टडी करना है। तो कंपोजिट फंक्शंस हमारे पास गॉफ एंड फॉक, इसको स्टडी करेंगे फर्दर। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ टॉपिक इन्वर्टिबल फंक्शन। कैसे फंक्शंस होंगे जिनको हम इन्वर्टिबल कहेंगे या फिर किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की क्या कंडीशन है, इसको हम एनालाइज करेंगे। जो फिफ्थ टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जिनको हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे। इस वीडियो में मैंने बेसिक टू इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स रखे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक और इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स रखे हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, यानी ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनसे जुड़े हुए जो बेसिक और इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स बनते हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। जो इसके एडवांस क्वेश्चंस हैं वो मैंने पार्ट 2 में डिस्कस करने हैं। आइए देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। वैसे क्लास 11th में आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जस्ट 12th में अलग ये है कि यहाँ पर हमारे जो 2 सेट होते हैं डोमेन और कोडोमेन वाले वो सेम होते हैं, ठीक है। और रिलेशन इन अ सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जिस तरीके से रिलेशन अगर हमारे सेट ए और बी में होता था तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। यहाँ पर हमारा ए भी ए होगा और बी सेट भी हमारा ए ही होगा। इस तरह के हम रिलेशंस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हमारा डोमेन और यानी हमारा को ए क्रॉस ए का सबसेट हमारा रिलेशन होने वाला है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो है कई टाइप्स के होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ ए कॉमा ए, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए के सभी एलिमेंट से जो ए ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, अगर ये इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है रिलेशन के अंदर, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि इफ़ ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और इसका मीनिंग ये होगा कि बी ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और बी ए ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में है तो ए बी जो है, जहाँ पर ए बी जो है सेट ए से बिलोंग करेंगे, तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ़ ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन बी सी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कि ए बी एंड सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर्स है, तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो एक रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। नोट, अ रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों अगर वो होता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और हमने इस सेट में ए क्रॉस ए अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास कई ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेकर हमने एक रिलेशन यहाँ पर फ्रेम किया हुआ है। अब हमने इस रिलेशन को एनालाइज करना है और देखना है क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब देखिए हमारा जो ए सेट है उसमें हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट जो है यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। इट मीन्स 1 1 2 2 एंड 3 3। अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हैं तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है जो कि सेट ए पर है ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए 1 1 2 2 एंड 3 3 ये तीनों ही ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ये इस रिलेशन में है, इसलिए हमारा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट कि 2 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3 1 बिलोंग्स टू आर है,
तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की यहाँ पर है कि इफ़ 2 1 बिलोंग्स टू आर देन 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 1 अगर है अगर रिलेशन में तो 1 2 भी है, अगर 3 1 है तो 1 3 भी है। तो इस तरह के हमारे पास ये सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पर देखिए 2 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 1 बिलोंग्स टू आर है। देखिए ए बी बी सी, देन 2 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन वाले सेट में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इस रिलेशन के लिए, इसलिए ये रिलेशन जो है एक इक्विवेलेंस। आइए इक्विवेलेंस रिलेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन इन जेड। जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हमारा एक रिलेशन है, और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी के तरीके से ऑर्डर पेयर होंगे, जिसमें कि ए माइनस बी इज़ इवन, यानी ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस जो है एक इवन नंबर होगा। इस तरीके से हमारा रिलेशन डिफाइंड है। शो दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम देख सकते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें ए, अगर हमारा बी भी ए ही हो, यानी ए कॉमा ए, इस तरह के अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ए माइनस ए हमेशा जो है जीरो होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, और जीरो तो इवन नंबर है। इट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। सिमेट्रिक चेक करते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए माइनस बी इवन होना चाहिए, रिलेशन की कंडीशन है। अगर ये इवन है तो इसका नेगेटिव भी, यानी ए माइनस बी का जो नेगेटिव है, जो एडिटिव इनवर्स है, वो भी इवन होगा। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी माइनस ए इवन होगा, और अगर बी माइनस ए इवन है यानी कि बी ए जो है रिलेशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमने जो है सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ए बी बिलोंग्स टू, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जेड। हमने ये मान लिया कि ए बी और सी जो ये एलिमेंट्स हैं ये जेड से बिलोंग कर रहे हैं, और ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ए सी है ऑर्डर्ड पेयर वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारा ट्रांजिटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये इवन होना चाहिए, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये इवन होना चाहिए। दो इवन नंबर्स का अगर हम सम करें तो वो भी इवन होगा, और इस सम को अगर हम थोड़ा सा ओपन करें तो ये ए माइनस सी होगा, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए माइनस सी इवन होना चाहिए। अगर ए माइनस सी इवन है इट मीन्स ए सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हमने यहाँ पर जब वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए हैं तो कुछ गलत नहीं है, और हमारा रिजल्ट निकल के आया कि अगर ये है तो ए सी भी जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। अगला जो टॉपिक है वह है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा विजुलाइज कर लेंगे इस इक्विवेलेंस क्लासेस के कॉन्सेप्ट को। इफ़ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई अगर हो रही है किसी रिलेशन के लिए, उस रिलेशन के लिए हम जो है इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन then set of all those elements of A which are related to a particular element of A is called equivalence class for that particular element A। देखिए डेफिनेशन तो इतनी बड़ी है, सिंपल सा इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है हमारे रिलेशन का, ये हमारा ए बी कोई एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन का, तो उसमें अगर हम बी को फिक्स कर दें तो फिर हम ये देखेंगे कि इस बी के लिए और रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रिलेशन की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस बी के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ए की। बी को हमने फिक्स कर दिया हमारे पास। अब देखिए बी कहाँ से आएगा, बी भी हमारे रिलेशन का जो कोडोमेन है वहाँ से आएगा, और रिलेशन का कोडोमेन भी वही सेट होता है और डोमेन भी वही सेट होता है, तो कहीं ना कहीं ये ए बी जो है ए वाले सेट से आ रहे हैं। तो हम ए सेट का एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, उस एलिमेंट के लिए हम देखते हैं कि ये एलिमेंट जो है ए के ही बाकी किन एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। रिमार्क इसमें यह है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ सेट ए पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। इसको मैंने
अभी जो है एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये रिमार्क मैंने भी जो रीड करा, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर। लेट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। ये हमारा रिलेशन का डेफिनेशन है और ये रिलेशन जो है इंटीजर के सेट पर डिफाइंड है। यू कैन ईजिली प्रूव दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसको आप आराम से अपना चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन की जो तीनों कंडीशन है वो इसके लिए सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, हमें कुछ और करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमें ये मान के चलना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करनी है 0, 1 और 2 के लिए। तो 0 के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो इस तरीके से डिफाइन होगी, समझिए इसको। x बिलोंग्स टू z। हम देख रहे हैं कि भाई हमारा अगर b फिक्स है 0, तो a के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो x बिलोंग्स टू z होगा सच दैट x माइनस 0 इज़ डिविजिबल बाई 3। देखिए रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हमने 0 फिक्स कर दिया। अब हमारे पास हम a को वेरिएबल बना लेते हैं कि x कोई वेरिएबल क्वांटिटी है और x माइनस 0 डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो अगर हम b 0 फिक्स कर दें जो कि एक इंटीजर ही है, तो a के लिए हमारे पास कौन सी इंटीजरल वैल्यूज़ पॉसिबल हैं सच दैट a माइनस 0 या फिर x माइनस 0 हमारा डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो बस यही हमने कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है कि x हमारे पास कुछ एलिमेंट आएंगे जो कि इंटीजर से बिलोंग करेंगे और x माइनस 0 डिविजिबल बाय 3 होगा। तो x माइनस 0 अगर 3 से डिविजिबल है यानी कि x कैसा होना चाहिए, x माइनस 0 अगर 3 से डिविजिबल है यानी कि x माइनस 0 3 के इक्वल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर k हम कुछ भी रख सकते हैं, बस हम k की ऐसी वैल्यूज़ रखें कि इसको सॉल्व करके हमारा x जो है इंटीजरल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो x है वो a है और a और b दोनों जो है z वाले सेट से आ रहे हैं। तो x की वैल्यू, k की वैल्यू आप चाहे रेशनल रखें, इरेशनल रखें, इंटीजरल रख लें, नेचुरल रखें, उससे मतलब नहीं है, बट ये होल वैल्यू हमारे पास कैसी आनी चाहिए, इंटीजरल आनी चाहिए। तो आप वैल्यूज़ रख के देखेंगे तो 0 के लिए हमारे पास जब हम 1, 2, 3 और -1, -2, -3 इस तरीके से हम इंटीजरल वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारे पास ये क्लास आएगी। देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -3, -2 रखेंगे तो 6, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम 1 के लिए देखें तो x माइनस 1 डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो x माइनस 1 3 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हमारी 3 के प्लस 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर हम इंटीजरल वैल्यू रखेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ये ओवरऑल वैल्यू x भी इंटीजर में आनी चाहिए। तो अगर आप 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगी, 2 रखेंगे 7 हो जाएगी और -1 रखेंगे तो ये हमारी जो है -2 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अगर -2 रखेंगे तो -5 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास सेट आएगा और 2 के लिए भी आप चेक करते हैं हमारे पास ये सेट आएगा, उसके लिए मैंने सॉल्व नहीं करा है। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंस म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये है, म्यूचुअल देखिए डिसजॉइंट का तो मतलब ये है कि अलग अलग है, और म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अगर जब आप इनका यूनियन करेंगे, इसका और इस सेट का अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको कंप्लीट सेट मिलेगा जेड का। आप यूनियन करके देख लो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 0, 3, 6, यहाँ पे हमारा 4 मिसिंग है तो 4 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 5 मिसिंग है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे -4 और -3 हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी जो यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग है, इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास एक इंटीजर सेट मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन एंड -1, -2, -3 सो ऑन। हमें इनका यूनियन करने पर कंप्लीट सेट मिलेगा, यानी कि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट थे। आइए अब रिलेशन के से आगे बढ़ते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ये फंक्शन f सच दैट a टू b। अब यहाँ पर हमारा जो कोडोमेन है वो a नहीं है, a हमारा डोमेन है और कोडोमेन हमारा b है। ये कोडोमेन डोमेन इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th में आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। तो a टू b है इज़ अ रूल। ये फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है और a सेट से b की ओर हमें ले जाता है। b सेट के हमें मतलब a सेट के एलिमेंट्स हम रखेंगे उस फंक्शन में और हमें b सेट के एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे और ये हमें किसी रूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। और ये रूल क्या करता है, विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू a, यानी हमारा जो डोमेन सेट है उसका हर एक वैल्यू यूज होगा और हमारे को क्या मिलेगा, एन यूनिक एलिमेंट ऑफ b। हमें b का एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा, यानी हमारे डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 इमेजेस नहीं हो सकते। यही हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। हाँ, हमारे पास 2 डोमेन वैल्यूज़ के लिए एक सिंगल रेंज इमेज वैल्यू हो सकती है।
बट उसका अपोजिट नहीं हो सकता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लास 12th के लिए रिलेशन फंक्शन का चैप्टर चल रहा है और क्लास 11th में भी रिलेशन फंक्शन का चैप्टर है, जिसमें इससे पहले के बेसिक्स क्लियर बच्चा कर लेता है। सेट ए इज़ डोमेन and set B is codomain of function. Set of elements of B which are related to elements of A is called range. Range क्या है? set B के वो सभी elements जिनके लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज सेट ए में है, यानी कि सेट ए के प्री इमेज वैल्यूज से आपके पास एक इमेज वैल्यू बी में आपको मिल रहा है, यानी सेट जो कोडोमेन आपका सेट है उसमें बी के वो सभी एलिमेंट, कोडोमेन के वो सभी एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी डोमेन वैल्यू से रिलेटेड हैं, तो उन एलिमेंट्स का जो सेट है वो रेंज होगा। यहाँ पर जो डेफिनेशन है, यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि एक फंक्शन जो है इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन में हमारे पास रेंज तो ये होगी हमारी, क्योंकि इनके साथ तो कोई ना कोई प्री इमेज है, बट इसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। ये कोडोमेन का तो एलिमेंट है बट ये रेंज का एलिमेंट नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर समझाने की बात, मतलब ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। 1-1 फंक्शन कब होगा? ये 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पर ये चीज़ भी समझ में आ रही थी इसलिए मैंने ये बता दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन 1-1 की है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, एलिमेंट्स के ए में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, बी में उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो अगर इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन है तो वो 1-1 फंक्शन है। मैनी वन में क्या होता है? इफ़ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ए के ऐसे जिनका एक सिंगल इमेज वैल्यू है, जैसे 2 के लिए देखिए सिंगल इमेज वैल्यू, तो ये मैनी टू 1 है। 3 to 1 भी हो सकता है, 2 to 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 to 1 है। एक एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज अगर है तो ये हमारा 1-1 हो गया। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, ये 1-1 इंटू है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन में कुछ वैल्यूज़ रह गई हैं जिनके लिए हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं है। ये भी हमारा मैनी 1 इंटू है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू हो और उसका इसके साथ अगर हम लिंक कर दें तो ये 1-1 ऑन टू हो जाएगा। अब 1-1 ऑन टू के पीछे मैं क्यों पड़ा हुआ हूँ? 1-1 ऑन टू फंक्शंस जो होते हैं वो इन्वर्टिबल्स होते हैं, इसको अभी हम देखेंगे। देखिए आइए ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। इफ़ द फंक्शन इज सच दैट एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। देखिए एटलीस्ट 1 इमेज का प्री इमेज का मतलब यह है कि अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज भी हो जाती हैं किसी बी सेट के किसी एलिमेंट की, अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज हो जाती हैं तो फंक्शन कम से कम ऑन टू तो रहेगा, बट वो मैनी 1 हो जाएगा, मैनी 1 ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अगर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही प्री इमेज है और कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई इमेज है, प्री इमेज है, तो उस कंडीशन में वो 1-1 ऑन टू हो जाएगा। एक बार इनटू की डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज, अगर कोडोमेन का एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए आपके पास प्री इमेज नहीं है सेट ए में, तो वो फंक्शन जो है इनटू होगा। और अगर सेट बी के सभी एलिमेंट्स के लिए कम से कम एक प्री इमेज आपके पास सेट ए में है तो वो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। इफ़ अ फंक्शन इज़ 1-1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, देन इट इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन, तब वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और उसका इन्वर्स आप आसानी से जो है आप मतलब पता कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है एफ होता था, वाई इक्वल टू एफ होता है, यानी हमारा y जो होता है x की टर्म्स में होता है। आप उसी रिलेशन को x को y की टर्म्स में कर दो तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो इन्वर्स रिलेशन आपका होगा। लेकिन ये आप सिर्फ उसी फंक्शन के लिए कर सकते हैं जो फंक्शन पहले से आप प्रूव कर चुके हो कि वो 1-1 ऑन टू है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमको किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए उसको 1-1 ऑन टू प्रूव करना होगा तो हमें उसका इन्वर्स मिल जाएगा। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो 1-1 है? तो 1-1 के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की मान लेते हैं कि x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसके डोमेन की, और उसके डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम जो है फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम उस डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि x1 इक्वल टू x2, फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ हम मान लेते हैं कि हमारे पास डोमेन की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2। उसके लिए हम फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और हमारे को अगर रिजल्ट आ जाता है कि x1 इक्वल टू x2, तो इसका मीनिंग यह है कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं थी। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ सेम फंक्शन वैल्यू दे रही हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है, वो
वैल्यूज़ सेम ही उनको होना पड़ेगा, इस तरह का रिजल्ट आया। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं कि हम उसको फंक्शन को पहले से ही एक्स को वाई की टर्म्स में लिख देते हैं और फिर देखते हैं कहीं वाई का कोई ऐसा तो वैल्यू नहीं है जिसको हम रखें और हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड हो जाए। फॉर ऑन टू वी पुट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सबसे पहले तो हम ये करेंगे। अब ये इन्वर्स होगा नहीं होगा अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कि जब हम x को y की टर्म्स में रख रहे हैं तो y में जो हमको रिलेशन मिला है वहाँ पर हम जिस जो हमारे जो फंक्शन है जिस सेट में हमारा वो फंक्शन डिफाइंड है, क्या हम उस सेट की सभी वैल्यूज़ y की सभी वैल्यूज़ वहाँ रख पा रहे हैं और हमारे को x की वैल्यू मिल रही हैं। अगर ऐसा है तो फंक्शन जो है ऑन टू है। अगर हमारे पास y की एक भी ऐसी वैल्यू आ जा रही है जिसके लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी कि x की टर्म्स में y की टर्म्स में हमको जो x मिला है, x इन टर्म्स ऑफ y जो हमें मिला है, अगर वो नॉट डिफाइंड हो रहा है y की किसी भी वैल्यू के लिए, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यही है कि फॉर ऑन टू वी पुट x इन टर्म्स ऑफ y एंड चेक इज देयर एनी कोडोमेन वैल्यू y फॉर विच x इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, ये कहने की वाली बात है, तो ये हम चेक करते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो दैट द फंक्शन f सच दैट आर टू आर, यानी फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है और एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास फंक्शन है 3-4x। हमें प्रूव करना है 1 1 ऑन टू है। बड़ा ईजी है, देखिए हम मान लेते हैं x1 और x2 जो है डोमेन की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उनके लिए हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जबकि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम कैसे आ सकती है? 1 1 फंक्शन के लिए देखिए समझिए 1 to 1 है, यानी कि एक डोमेन वैल्यू के लिए हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेज वैल्यू होनी चाहिए। मतलब 2 डिफरेंट डोमेन वैल्यूज़ के लिए डोमेन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सेम इमेज आए, ऐसी कंडीशन हम लगा रहे हैं। और ऐसा अगर आता है तो फिर ये 1 1 होगा ही नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं आया है ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हमने ये कंडीशन ज़बरदस्ती यहाँ पे लगाई है तो हमें निकल कर ही क्या रिजल्ट आता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगने करने की कोशिश अगर आप करोगे तो रिजल्ट आ रहा है कि x1 और x2 इक्वल ही हैं। तो 3 - 4x1 3 - 4x2 अगर ये इक्वल हैं, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं x1 और x2 डिफरेंट है, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि x1 और x2 इक्वल हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन है, f इज़ 1 1। आल्सो y इज इक्वल टू 3 - 4x। अब हमने क्या करना है, इसको x को y की टर्म्स में लिख देना है और अब देखना है कि अब y की सभी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास x डिफाइंड है। तो हमारा रियल नंबर के सेट पर ये रिलेशन और ये हमारा फंक्शन जो है रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइंड है। तो हम y की रियल वैल्यूज़ अगर रखते हैं तो कोई भी रियल वैल्यू हम y की रखेंगे हमारे को x मिलेगा। हमारा कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हमारा रियल नंबर है। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट आप यहाँ रखेंगे आपको डोमेन का वैल्यू मिल रहा है, डोमेन में कोई एलिमेंट मिल रहा है, यानी हमारे पास कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके हमारे पास प्री इमेज ना हो, यानी हमारा फंक्शन ऑन टू है। और यहाँ पर हमने डिफरेंट डोमेन वैल्यूज़ रखी थी और फंक्शन को इक्वल रख दिया था, तो हमारा रिजल्ट निकल के आया भाई ऐसा तो तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो यानी ये फंक्शन हमारा 1 1 है। तो 1 1 ऑन टू है, यानी कि इसका इन्वर्स वैलिड है और डिफाइंड है और इसका इन्वर्स यही है जो हमने x को y की टर्म्स में लिख दिया, यही है, उसका इन्वर्स भी है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्या है कि हम दो फंक्शंस को कुछ इस तरीके से आपस में मिक्सिंग कर देते हैं, उनकी किस तरीके से देख लेते हैं एक बार। लेट f सच दैट a to b एंड g हमारा b to c जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो फंक्शन है। तो देन गॉफ x सच दैट a to c, अगर आपके पास फंक्शन a to b जा रहा है और g हमारा b to c जा रहा है, तो अगर आप गॉफ करेंगे तो गॉफ क्या होगा कि आपने x की वैल्यू रखी है यहाँ पर। गॉफ का मतलब क्या? फंक्शन में x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू आपको कहाँ पहुँचाएगा? b पे पहुँचाएगा। जब a की वैल्यू रखोगे ना, x की जगह पे आप a की वैल्यू रखो तो आपको b पे पहुँचाएगा। और जब आप b की वैल्यूज रख रहे हैं g में तो आपको c पे मिल रहा है, यानी कि आप गॉफ वाला जो फंक्शन है डायरेक्ट आपको a to c पहुँचा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है इसका जो रेंज है वो सेकंड का डोमेन होगा। रेंज ऑफ f इज़ डोमेन ऑफ g, तभी ये वैलिड होगा। और इसी तरीके से फॉग भी डिफाइन है। फॉग इज़ आल्सो अ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका सेकंड फंक्शन है ये gx, इसका रेंज पहले वाले फंक्शन का क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए। अब मैं गॉफ और फॉग से रिलेटेड
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपका एक फंक्शन है एफ सच दैट, एनालिसिस ऑफ कंपोजिट फंक्शन कॉन्सेप्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं। एफ सच दैट एंड टू एंड हमारा जो डोमेन है वो एन है और कोडोमेन भी हमारा एन है और फंक्शन इस पर हमने डिफाइन करा हुआ है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमारे जो जी वाई है वो हमने दो फंक्शन लिए हुए हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, और मैंने जानकर ऐसे फंक्शंस लिए हैं जो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। मैं कुछ यहाँ पर प्रूफ करवाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमने पहले से इन्वर्स फंक्शन लिए हैं और इनके लिए अगर मैं गॉफ और फॉग देखता हूँ तो उन गॉफ और फॉग किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि मैंने पहले से एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन से लिए हुए हैं। हमारा एफ एक्स और जी वाई या जी एक्स भी बोल सकते हो, तो टू बी प्रिसाइज वो जी वाई होगा। तो एफ एक्स और जी वाई मैंने दो ऐसे फंक्शंस लिए हुए हैं जो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब इनके लिए मैं गॉफ और फॉग देखता हूँ एक बार। तो अगर मैं फॉग देखूँ तो फॉग में क्या कि मैं y वैल्यू रखूँगा, तो f ऑफ जी वाई, और y फंक्शन क्या करता है, जो भी y वैल्यू आप रखोगे उसका अंडर रूट कर देता है। देखो इस फंक्शन में जी वाई क्या है, जी वाई है अंडर रूट वाई, तो जी वाई हमारा अंडर रूट वाई है। और एफ फंक्शन क्या करता है, जो भी एफ की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देता है। तो जब आपने वाई वैल्यू रखी इस फंक्शन में, इस कंपोजिट फंक्शन में जब आपने वाई वैल्यू रखी तो आपको वाई ही मिला, यानी कि आप वाई से स्टार्ट करा, एक्स पे गए और दोबारा वाई पे आ गए। यानी कि ये जो एफ फंक्शन था ये जी का क्या है, इन्वर्स है। आप यहाँ पर पहुँचे और इसने उल्टा आपको वही वैल्यू दे दी। ऐसे अगर आप गॉफ करें तो आप फंक्शन एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, आपको जी मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है। और फिर जी क्या करेगा इस स्क्वायर का, जी के डोमेन में जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकालता है जी। अभी मैंने यहाँ डिफाइन करा हुआ ना कि जी वाई क्या है, जो भी वाई वैल्यू रखोगे उसका अंडर रूट होगा। और यहाँ पर हमारी वाई वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट करेंगे यानी हाफ पावर लगेंगे, 2 से 2 कट जाएगी, यहाँ पे एक्स मिल गया। यानी आपने एक्स वैल्यू रखी, कोई हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, आपने एक्स वैल्यू रखी, आपको वाई मिला, और फिर वाई से दोबारा आपको एक्स मिल गया। तो यहाँ पर हमारा जो फॉग एक्स है, फॉग है, तो यहाँ पर आप वाई वैल्यूज़ रखते हैं, बी सेट की वैल्यूज़ रखते हैं, और आपको बी सेट की वैल्यूज़ मिल रही हैं। आप कोई भी वाई रखो, यानी कोडोमेन का कोई भी वैल्यू रखो, आपको वही वैल्यू मिल जा रहा है इससे। यहाँ पर आप डोमेन का कोई भी वैल्यू रखो, आपको डोमेन का ही वैल्यू मिल जा रहा है। x1 रखो तो x1 मिल जा रहा है, x2 रखो तो x2 मिल जा रहा है, यहाँ पे y1 रख रहे हो तो y1 मिल जा रहा है, y2 रख रहे हो तो y2 मिल जा रहा है। तो इस तरह के अगर कोई फंक्शन इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं कि फॉग आपको आई बी मिले और गॉफ आपको आई ए मिले, तो इस कंडीशन में इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये आपका जी और एफ फंक्शन जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिला क्योंकि हमने पहले से ये फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स लिए हुए थे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी एफ और जी फंक्शंस इस तरीके से बिहेव करें। मैंने जब इसी चैप्टर के पार्ट 2 में एक ऐसा फंक्शन लिया हुआ है एफ़ और जी के, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया हुआ है जहाँ पर आपका फॉग और गॉफ इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अगर एफ़ और जी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करें। अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते तो वो एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है। देखिए एफ एक्स ये हमारा जी वाई ये है, तो अब जब हम गॉफ ऑफ एक्स करेंगे तो देखिए एफ एक्स, जो भी एक्स की आप वैल्यू रखेंगे, वो जो भी एक्स वैल्यू आप रख रहे हैं तो उसका क्या हो जा रहा है, आपने मान लीजिए रख दिया ये एफ एक्स ये इसके इक्वल है, तो एफ एक्स की जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस 1 आ गया। अब उसका जी होगा, और जी फंक्शन क्या करता है, उसका स्क्वायर कर देता है, तो आपको गॉफ से ये वैल्यू मिल गई। फॉग से क्या मिलेगी, जो वाई वैल्यू आप जी वाई है, जी वाई हमारा वाई स्क्वायर है, जी वाई हमारा वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ क्या करता है, जो भी एफ के डोमेन में आता है उसका डोमेन में आता है उसके साथ एक जोड़ देता है बस। तो हमने तो ये दोनों वैल्यूज देखिए अलग अलग आई है, इसका मतलब फॉग वाई आई बी के इक्वल नहीं है और गॉफ एक्स आई ए के इक्वल नहीं है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के इन्वर्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का। एफ हमारा इस तरीके से डिफाइंड है, जी हमारा इस तरीके से डिफाइंड है, और जी एंड एफ के लिए हम गॉफ और फॉग हमें फाइंड आउट करना है। तो गॉफ देखेंगे, गॉफ होता है जी ऑफ एफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा ये है, यानी कि जी और एफ एक्स जी ऑफ दिस। और जी क्या है, जी क्या करता है, हमको जहाँ पर भी जी है तो वो इस तरीके से हम उसको डील करेंगे। तो 3 जी ये हमारा वाई का काम कर रहे हैं, तो 3 वाई, वाई तो ये पूरा है, 3 वाई प्लस 4, 5 वाई माइनस 7 इसमें हमने रख दिया, तो हमको ये मिला। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जा रही है एक्स, यानी
मतलब एक 12th क्लास का बच्चा इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस वगैरह करके। तो इस तरीके से न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, ये वैल्यूज़ कट जाएंगी। इस तरीके से अपने पास ये वैल्यू आएगा x, यानी आपने गॉफ में x रखा और सॉल्व करा तो आपको x ही मिल गया, यानी कि गॉफ x आपको x ही वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं फॉग y आपको y वैल्यू देगा। अब ये मैंने यहाँ सॉल्व नहीं करा है, इसी तरीके से सॉल्व होगा ये कि जैसे फॉग f ऑफ gx, अब gx तो हमारा ये है यानी f ऑफ दिस, फिर उसको आप इस फंक्शन में रखेंगे जहाँ जहाँ पर ये ब्रैकेट है वहाँ पर 7 के साथ ये ब्रैकेट आएगी पूरी, फिर +4, फिर 5 के साथ ये पूरी ब्रैकेट आएगी -3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा वो वैल्यू y सॉल्व होके आएगा, यानी IB। इससे जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि अगर इस तरह का रिलेशन कोई कंपोजिट फंक्शन शो करते हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं f and g आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। लेट a बिलोंग्स टू x, कोई सेट है नंबर का, उससे ए बिलोंग कर रहा है, उसी सेट से जो है बी भी बिलोंग कर रहा है। अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि ए और बी को इस तरीके से कंबाइन करता है कि उसके कॉम्बिनेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो भी उसी सेट से बिलोंग करे, ये कोई एस्ट्रिक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है। किसी भी तरीके से आप ए और बी को आपस में लिंक कर सकते हैं, बट अगर ये इस तरीके से लिंक है कि आपको जो वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है वो भी x से ही रिलेट कर रही है, x में से ही आ रही है, तो वो ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट a बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू x, देन इफ a एस्ट्रिक b बिलोंग्स टू x, द एस्ट्रिक ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टीज ये शो करता है। एसोसिएटिव आप जानते हैं, जहाँ पर आपने जो है सेकेंडरी क्लासेस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट होता है उसकी जो फॉर्म होती है चेक करी हुई है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बाइनरी अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी है तो वो एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसके अलावा इफ़ ए एस्ट्रिक ई इजिकल टू ई एस्ट्रिक ए इजिकल टू ए, तो उस कंडीशन में जो ई होगा, ये ई भी जो है एक्स का ही कोई एलिमेंट होगा। मान लेते हैं ए कोई एक्स का एलिमेंट है, तो अगर हमारे पास ई कोई एक्स में से ही कोई दूसरा एलिमेंट ई है और उनके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन इस बाइनरी ऑपरेशन के इक्वल है और ओवरऑल वैल्यू सॉल्व होकर ए ही हमें मिल रही है, तो हम ए को कहते हैं आइडेंटिटी है। मीन्स हमने ए के साथ कोई एक एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया और हमें दोबारा वही एलिमेंट मिल गया और ये कहीं ना कहीं सेट ए से ही है, तो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमें जिस ए एलिमेंट के साथ आपने बाइनरी लगाया वही एलिमेंट हमें दोबारा मिल गया, तो ई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। और अगर हमारे पास बी कोई एलिमेंट है कि हम उसको ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन में कंबाइन करते हैं और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, और हमें ये सॉल्व करके ई मिल जाता है जो कि बिलोंग करता है सेट एक्स से ही। तो हमें मतलब इस तरीके से सॉल्व करके आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल जाता है तो ये जो बी होगा ये इन्वर्स ऑफ ए होगा। आइए बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट द ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन जेड, ये इंटीजर के सेट पे डिफाइंड है बाइनरी ऑपरेशन, सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू दिस, यानी कोई आपके पास इंटीजर है, एक दूसरा इंटीजर है, दोनों को जोड़ो और एक उसमें जोड़ दो। इस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, जबकि ए भी जो है इंटीजर के सेट्स आएंगे। तो आपको बताना है क्लोजर। क्लोजर का मीनिंग यही है कि आपने ए इंटीजर लिया, बी इंटीजर लिया और उसमें आप एक इंटीजर 1 जोड़ रहे हैं, तो आपको ओवरऑल जो है कोई एक इंटीजर मिले। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होने वाली है। फिर हमारे पास है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, ये तीनों हमको यहाँ पे प्रूव करना है। इसके अलावा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है और हमें इन्वर्स भी बताना है, जो कि हमारे जेड वाले सेट से ही आना चाहिए। तो इट इज़ क्लियर दैट इफ़, पहले हम देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ क्लियर दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड ही होगा। दो इंटीजर को जोड़ो, एक उसमें जोड़ दो तो इंटीजर ही तो मिलेगा। ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, पहले आप इन दो एलिमेंट के ऊपर जो कि जेड से आएंगे उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा लो और फिर बाद में तीसरे एलिमेंट के ऊपर लगा लो, तो देखते हैं हमको क्या प्रॉपर्टी मिलती है, क्या वैल्यू मिलती है। तो ए प्लस बी प्लस 1, ये तो हमें यहाँ से मिलेगा। एस्ट्रिक सी, अब हमें इसको और इसको जोड़ना है और 1 जोड़ना है, तो हमको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इन दोनों को एक साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और इसको अलग रख दें और फिर सॉल्व करें, तो देखिए इनके लिए तो ये वैल्यू मिल जाएगी और अभी इसके और इस सेट के लिए हमें फिर दोबारा बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, इसको और ए को जोड़ना है और फिर 1 और एक्स्ट्रा जोड़ देना है उसमें, तो फिर हमें दोबारा वही वैल्यू मिलेगी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूव हो गई कि हमें इक्वल वैल्यू मिली है। ए एस्ट्रिक बी ये है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
और ये तो बी एस्ट्रिक ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। अब हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ई मान लेते हैं, ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमें मान के चल रहे हैं कि ए कोई एलिमेंट है इंटीजर का, उसके साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें ए ही मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस ई, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अब हमारे पास है, जिसके लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ए प्लस ई प्लस वन ये इससे आएगा और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए की। तो यहाँ से हमारी ई की वैल्यू आ जाती है, देखिए ए से ए कट जाएगा, ई की वैल्यू हमारी -1 आ रही है। और देखिए किसी भी एलिमेंट को आप -1 के साथ बाइनरी लगाएंगे तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट -1 मिला है। इन्वर्स देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोई बी ऐसा है क्या जेड में कि हम उसके साथ ए की बाइनरी लगाएं तो हमारे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए जो कि -1 है। तो मैंने ये कंडीशन लगा दी और बी के लिए जब मैंने सॉल्व करा, पहले तो इसमें बाइनरी की कंडीशन लगा दी मैंने और -1 के इक्वल रख दिया। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये -1 मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से बी की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए ये तो -2 हो जाएगा और ये -a, -2 -a, तो बी की वैल्यू हमारी माइनस और 2 + a ब्रैकेट में ये हमारे पास आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सभी कॉन्सेप्ट्स। ये पार्ट 1 था। मैंने चैप्टर 1 के ऊपर एक पार्ट 2 भी बनाया हुआ है जो कि कुछ ही दिनों में जो है अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों मिलकर जो है चैप्टर 1 को कवर करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, share the video and like the video. Thank you.